देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ 7 नए रेल कॉरिडोर भी खोले जाएंगे। बजट के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसको जानने हम निकले हैं। मैं अभी महाराष्ट्र मंडल में मौजूद हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, इनकम टैक्स पे करने वाले लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। पूरा बजट आपने देखा सुना होगा, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं एक आम नागरिक होने के नाते? देखिए, बजट तो वैसे 50-50 है और सबसे, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, तो सबसे अच्छी बात जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो कंपनसेशन मिलता है, उस कंपनसेशन में जैसे जो इनकम होती है, कंपनसेशन मतलब इनकम ही है, उसको जो पहले टैक्स लगता था इनकम टैक्स, उसको छूट दे दी गई है। ये काफ़ी बड़ी राहत है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बड़ी राहत है। दूसरी राहत मेडिकल में है, ख़ास करके जो कैंसर और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं सस्ती हुई हैं, वो सस्ती कर दी गई हैं। और ये अच्छी बात है कि शराब जो है, जिसमें बढ़ावा सरकार को नहीं देना चाहिए, उसमें सरकार सफल हुई है और शराब महंगी कर दी गई है। एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप किस तरीके से देखते हैं, ख़ास तौर पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये बजट कैसा है? बहुत ही सामान्य सा बजट लगा है मुझे। पिछले साल तो बजट बहुत अच्छा था, जिसमें इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाई गई थी। इस साल वैसा कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ एक छोटी सी टैक्स पेयर के लिए सुविधा होगी कि अगर उन्हें रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, जो पहले लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, उसे 31 मार्च कर दिया गया है। और इनकम टैक्स में बताना चाहूँगा, अभी तक हम इतने सालों में, खुद एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, अभी तक हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रावधान लेकर चलते थे। अब हम 1 अप्रैल 2026 से बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब एक नया एक्ट आ जाएगा, तो इसमें टैक्स से रिलेटेड बस ये छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, बाकी बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है। जी, आयुर्वेद की बात बहुत होती है, बढ़ावा भी दे रही है सरकार को कि लोग आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़े। देश में 3 नए एम्स खुलेंगे आयुर्वेद के, उसको कैसे देखते हैं? जी, ये तो बहुत बढ़िया, माने बहुत ही वेलकम डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि सामान्य नागरिकों को जो सुविधा मिलती है शिक्षा के इलाज के लिए, वो एम्स के द्वारा काफ़ी बेहतर सुविधा मिलती है। और नई एम्स को खुलना माने सामान्य लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, उनका बेसिकली चिकित्सा की तरफ उनको ज़्यादा एक उनके लिए आसान उपाय है कि जाके अपना इलाज करा सकें और इजीली अवेलेबल उनके लिए। और एम्स के माध्यम से बहुत अच्छा इलाज मिलता ही है, तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही वेलकम डिसीजन रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। ये आप बताइए, एक वरिष्ठ नागरिक हैं आप, ये बजट को, जो केंद्रीय बजट आया है, 9वां पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री ने पेश किया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट तो सामान्य ही है, बस उसमें एक चीज़ अच्छी दिखी है, जो कि आयुर्वेदिक को अपने जो पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था है उसमें उन्होंने उत्थान के लिए कुछ प्रयास किया हुआ है। और जो 3 आयुर्वेदिक एम्स खुलने वाले जो हैं, उससे हमारी पुरानी प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा, उत्थान मिलेगा। रेलवे का जहाँ तक सवाल है कि उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई है। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उसके परिवार के कम से कम 2 वरिष्ठ और नागरिकों को, या 2 वरिष्ठ और पारिवारिक सदस्यों को सहायता के रूप में उनके साथ फ्री में या कुछ कम कंसेशन में हमें वो दिया जाना चाहिए, कंसेशन दिया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई विशेष प्रावधान इसमें नहीं किया है। मानव संसाधन मंत्रालय को अत्यंत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बस मेरा यही कहना है इस पर। ये इसमें ओवरऑल अगर विश्लेषण किया जाए तो आम जनता को कोई ऐसा राहत देने वाला बजट इस बार नहीं दिखा। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, केंद्रीय बजट है, सामने में चुनाव होता तो बहुत सारे प्रावधान हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अभी जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेरर जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके जवाब में निर्मला सीतारमण का ये जो नवा बजट है, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा को सुनिश्चित करने वाला बजट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिन दिशाओं में अधिक काम करने की ज़रूरत है, उनमें से जैसे कि एक है रेलवे।
रेलवे में आपने 7 कॉरिडोर तो बता दिए, लेकिन 7 कॉरिडोर हमारे भारत देश को नहीं बल्कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष को कवर कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, ये गुजरात, राजस्थान, बहुत से इलाका है जो ये नए रेल कॉरिडोर से एकदम अछूता है। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 3 आयुर्वेद एम्स की घोषणा की है। इतने बड़े देश में 3 एम्स आयुर्वेद की घोषणा करके आप आखिर अपने लक्ष्य को कब तक हासिल करेंगे? हम जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने की जो बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार की घोषणा, ये राज्य सरकार की नहीं है, तो इसमें एक बड़े घोषणा की हमको उम्मीद थी। इसी तरीके से हम युवाओं को ज़्यादा स्किल्ड करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और भी कुछ बड़े कदम उठाने के लिए जो उम्मीद कर रहे थे, उसमें यह है कि अगर हमारे यहाँ के छात्र विदेशों में जाके शिक्षा लेते हैं तो उनको सस्ती शिक्षा मिलेगी, इसके प्रावधान तो हैं, लेकिन देश के अंदर के छात्रों को हाँ, देश के अंदर के छात्रों को स्किल कैसा किया जाए, इसको लेके जो प्रावधान की अपेक्षा थी वो नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये आप शिक्षा सेक्टर से जुड़े हैं, स्कूल भी आप चलाते हैं, कुछ बदलाव नज़र आया शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट से आपको, या आएगा आगे आने वाले समय में? नहीं, ऐसा तो कुछ प्रावधान नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी मात्र राशि बढ़ा देने से, तो मैं तो कहता हूँ जिस तरह से पूरा राशन बांटा जा रहा है देश भर में मुफ्त में, तो क्या शिक्षा को मुफ्त नहीं की जा सकती? सिर्फ आरटी के माध्यम से उस गरीब वर्ग के लिए ही शिक्षा की क्यों चुनना? उसमें आम सामान्य वर्ग भी आता है तो उसको भी दो। तो मैं समझता हूँ जो प्राइमरी शिक्षा है उसको पूरे देश भर में फ्री कर देना चाहिए। तो ये जो शिक्षा को लेके जो आगे पीछे वाला जो लड़ाई हो रही है वो ना हो। और जो आपने बाहर की जो शिक्षा का जो मापदंड तैयार किया हुआ है कि हमें जो है विदेश में शिक्षा, अरे तो आप भारत में दो ना भाई। इसको भारत में जो शिक्षा जो है पहला विश्व गुरु कहलाता था, तो आप विश्व गुरु की श्रेणी में कहाँ ले जा रहे हो भारत को? ये सब हमको सोचना पड़ेगा और आने वाली सरकारों को भी देखना पड़ेगा। और वैसे तो बजट से काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, क्योंकि जो इनकम टैक्स पेयर था जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ा है, मेन तो वही था। इससे लोगों में थोड़ी सी निराशा हुई है। बाकी आम मध्यम वर्गीय परिवार का वही है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ और उसके बटवे में कुछ आना नहीं है। इससे थोड़ी बहुत जो बचत की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हो पाएगी। इसमें हर बार ये होता है बजट में, लोगों को ये पता रहना चाहिए या लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि हमारे लिए क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या महंगी हुई। जिस तरीके से बजट आया उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, कपड़े हैं, लेदर के सामान हैं, ये सस्ते हुए हैं। लेकिन शराब की बार बार बात होती है, उसको फिर से महंगा किया गया। जो तंबाकू है उसकी भी कीमत बढ़ाई गई। देखिए, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता किया, इसका बैकअप कहाँ है? मेरा सवाल ये है कि आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन से कहीं दूरस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका बैटरी डाउन हो रहा है, आपके पास में चार्जिंग का कहाँ सेंटर है? आपको अगर प्रॉपर उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार करना है, उसको अगर चलन में लाना है, तो भाई जगह जगह पेट्रोल पंप है, जगह जगह हम चार्जिंग सेंटर बना रहे हैं। हाँ, चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपने गाड़ियों को, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने शहर में तो चलाएंगे, ज़्यादा दूर ले जाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के जो बैकअप जो प्लान होना चाहिए वो प्लान की कमी दिखाई देती है। जिस तरीके से ये चीज़ें सस्ती और महंगी हुई है, उसका कुछ इफेक्ट नज़र आएगा आपको आने वाले दिनों में? हाँ, सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए कुछ राहत तो मिली हुई है, परंतु ये राहत जो है, हमारा जहाँ तक ऐसा सोचना है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे भी हमारे सर जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार की आवश्यकता है और कम से कम उसको मुफ्त शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें थोड़ा सा परसेंटेज जो है बच्चों के जो बहुत तनाव में बच्चे रहते हैं आजकल, विशेषकर चिकित्सा छात्र, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान और राहत की आवश्यकता है। सीटें बढ़ानी जाए ताकि कंपटीशन में थोड़ा सा उन्हें राहत मिल सके। इसके अलावा भी एक इनकम टैक्स का जहाँ तक सवाल है, तो मेरा ऐसा सपना है जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी स्तर पर जो लोग रिटायर होते हैं उनकी पेंशन बहुत थोड़ी मात्रा में आती है उनको, और उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बाध्य करना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। कम से कम तृतीय श्रेणी
और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी जो रिटायर होते हैं, जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी पेंशन कर मुक्त होनी चाहिए। मेरा ये ऐसा सोचना है। वैसे मैं पेशे से वकील हूँ, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कार्य करने का बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है। एक दो बिंदु और इसमें नज़र आती है। पूरे बजट को मैंने जिस तरीके से देखा, शिक्षा के क्षेत्र में उस तरीके से बदलाव नज़र नहीं आया, कोई बड़ा पैकेज तैयार नहीं किया गया। अब किस राज्यों को कितना मिला है वो बाद में चीज़ें क्लियर होंगी, स्थिति स्पष्ट होंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से मैं देखूं पूरे बजट में, ख़ास तौर पर किसान यहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं। किसानों के लिए कुछ ऐसा विशेष ऐलान नहीं किया गया इस बजट में। शिक्षा का आपने जिक्र किया, लेकिन किसानों के लिए भी कुछ वैसा इस बजट में नज़र नहीं आया। तो लगता नहीं आपको किसानों के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान होने की ज़रूरत थी? देखिए, हर समय सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम जो लोग हैं यहाँ के, किसानों के कारण ही जिंदा हैं, उनके कारण ही हम खा पी रहे हैं जी। और उनके बारे में इस बजट में ऐसा कहीं भी कुछ प्रावधान नहीं है ताकि उनको किसी प्रकार की सुविधा मिले। कम से कम जो खाद है, दवाइयाँ हैं, उसमें कोई छूट मिले तो वो, या उसका रेट कम हो, ऐसा कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है बजट में। वो बहुत ज़रूरी था। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ वैसे भी चाहे कोई भी सरकार आए, छत्तीसगढ़ का नंबर सबसे आखिरी में आता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी वजह क्या समझते हैं इसको फिर? क्यों आखिरी नंबर आता है छत्तीसगढ़ का? वजह तो बहुत है इसमें, बहुत वजह है, क्योंकि मैं पूरे देश भर घूम चुका हूँ और जिसके कारण मुझे पता है कि हम समझते ज़रूर हैं कि हम बहुत, छत्तीसगढ़ का विकास बहुत हो गया है, लेकिन उससे कई गुना विकास दूसरे राज्यों में हुआ है। ऑफ कोर्स, नो डाउट, हमारे शहरों में, हमारे राज्य में विकास हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास होने के कारण, और उसका कारण ये है कि एक तो जनसंख्या कम है जी, आपके नेता कम है, कमज़ोर नेता हैं, उतने स्ट्रांग नेता नहीं जैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, उतने दमदार नहीं हैं, और संख्या कम है। सबसे बड़ी बात क्या, हमारे पास संख्या कम है, नेताओं की संख्या कम है, तो वो उनका वर्चस्व, मतलब मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। इस कारण से भी हम इस मामले में पीछे हैं। ऐसा बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है सबसे रिचेस्ट स्टेट है इंडिया में, लेकिन वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है, बहुत बड़ा दुखद बात है। ये आप आर्थिक पहलू को भी समझते हैं, इनकम टैक्स के बारे में भी समझते हैं, आप इनकम टैक्स भी पे भी करते होंगे। बहुत उम्मीद थी कि स्लैब में कुछ न कुछ बदलाव इस बार होना चाहिए, ऐसा बदलाव नज़र नहीं आया कुल मिला के देखा जाए तो। इस लिहाज से कैसा बजट लगा आपको? देखिए, बजट तो मैंने पहले भी कहा कि बड़ा सामान्य सा है। एक्चुअली पिछले साल जब 2025 का बजट आया था, उसमें सामान्य वर्ग के लिए 7 लाख से सीधा 12 लाख का एक टैक्स छूट की सीमा दे दी गई थी, 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला के। हमेशा हमें लगता है कि बजट में छूट की सीमा बढ़नी चाहिए, बट पिछले साल ऑलरेडी 5 लाख रुपए की छूट की सीमा बढ़ा दी गई थी, 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया था। तो हमेशा हमें लगेगा एक आम नागरिक को कि यार 12 लाख को 14 लाख चाहिए, हमें 15 लाख चाहिए। तो छूट की सीमा हमेशा बढ़नी चाहिए धीरे धीरे, जो कि ऑलरेडी पिछले साल काफ़ी बढ़ा दी गई थी। इसलिए आम जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए 12 लाख रुपए की छूट की सीमा सफिशेंट है। वो ऑलरेडी टैक्स लिमिट से बाहर आ चुका है, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर ही होता है, तो आम नागरिक के लिए सफिशेंट है। तो उसमें टैक्स की सीमा से उसको बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस फैसले को कैसे देखते हैं? 3 जो एम्स खुलेंगे आयुर्वेद के, उस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? अभी शिक्षा की भी बात हुई और मेडिकल की आप भी बात कर रहे हैं। मैं इसके बात करूं कि एम्स खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है, और इससे गरीबों के लिए मुफ्त में या सस्ते दरों पे उचित और बहुत अच्छा एडवांस में ट्रीटमेंट मिलेगा। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर एक पहलू में लिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य को एक पहलू में लिया जाए, तो जैसे आयुष्मान भारत का या सरकारी अस्पताल में मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, वैसे बच्चों को एजुकेशन भी मुफ्त में मिलना चाहिए, ये मेरा है। और एम्स मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये आप खुद एक युवा हैं, मानव संसाधन
को बढ़ाने के प्रति भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, लोग युवाओं की स्किल बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नज़र आया क्या बजट में आपको? अभी इस बजट में इस बारे में कुछ विशेष टिप्पणी तो नहीं हुई है कि इस दिशा में कुछ स्किल डेवलपमेंट के विषय में कुछ काम होना चाहिए, पर ये बहुत ही ज़रूरी क्षेत्र है जहाँ पे काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी युवाओं की संख्या हमारे यहाँ भी है उन सबको एक सही लाइन में लगाना और सबको एक स्किल पे डेवलप करना ताकि उनको प्रॉपर रोजगार मिल सके, और जो कि इवेंचुअली देश की इकोनॉमी में हेल्प करेगा ही करेगा। तो इस क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट के विषय में। एक दो प्रतिक्रिया मैं इस पर लूँगा। ये आम बजट आ गया है, छत्तीसगढ़ का बजट सेशन शुरू हो रहा है फरवरी में, उस बजट से क्या उम्मीद है पर्टिकुलर अगर प्रदेश की बात की जाए तो? अभी हमारे वित्त मंत्री आने वाले समय में लोगों से इस विषय में सुझाव लेंगे। धान खरीदी को लेके हमारे यहाँ हमेशा कुछ न कुछ नाराज़गी रहती है, कुछ कमी बताई जाती है, सरकार किसी की भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि धान खरीदी को और कितना एक्यूरेट किया जाए, कितना परफेक्ट किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि धान खरीदी को लेके अगर किसी प्रकार की कहीं कोई अनियमितता है, कहीं कोई गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी कैसी रोकी जाए, इसके प्रावधान निश्चित रूप से इसमें आने चाहिए। इसी प्रकार से जो है शालेय शिक्षा को लेके भी जो है बहुत सुधार की ज़रूरत महसूस होती है। बातचीत भी हो रही है बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेके बहुत बातचीत हो रही है। कला संस्कृति को लेके फिल्म सिटी जो रायपुर में बनाई जा रही है, आने वाले बजट में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण के लिए सरकार किस तरह के प्रावधान करती है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा है कि वहाँ पे जगह मुफ्त में दी जाती है या वहाँ उनको सब्सिडी दी जाती है। इस तरह के हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का सिनेमा, छत्तीसगढ़ का मनोरंजन, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पूरे भारत देश में और भारत देश के बाहर कैसे प्रचारित हो, प्रसारित हो, इस दिशा में बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये आप बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़? केंद्रीय बजट आज पेश हो गया, छत्तीसगढ़ का भी बजट जल्द पेश होने वाला है, वो ओपी चौधरी पेश करेंगे, फरवरी में बजट सेशन है। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको क्या बदलाव करने की अपेक्षा लगती है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से इन्होंने मोबाइल सस्ता कर रहे हैं, और आज सोशल मीडिया का युग है, आज बच्चे कहीं न कहीं तनाव में हैं। भले वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए कर रहे हैं, पर वो कहीं न कहीं जो है तनाव और आत्महत्या का कारण बन रहा है। मोबाइल सबसे बड़ा, सोशल मीडिया को टोटल एक तरह से बढ़ावा मिलेगा मोबाइल सस्ता करने से, और उसको जो है बैन करना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे राष्ट्रों में आज मोबाइल को लेके बैन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टोटल बैन कर दिया, 18 साल के हिसाब से ड्राइविंग नहीं करना है, उसी तरह मोबाइल भी नहीं चलाना है, इस पर बैन करना चाहिए। और ख़ासकर जहाँ तक आपने शिक्षा के बारे में पूछा, छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो जिस हिसाब से फ्री में सब चीज़ बांटी जा रही है, तो शिक्षा क्यों न फ्री में बांटी जाए। हर बच्चे को जो है शिक्षा का हक है, चाहे कि गरीब घर का हो चाहे वो अमीर घर का हो, उस हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। और मैं तो चाहूँगा कि 10 साल की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दिया जाना चाहिए। कहता हूँ कि आज बजट पेश हुआ है, बहुत से युवाओं, बहुत से व्यापारी वर्ग और बहुत सी जनता को ये उम्मीद था कि उनके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है और उनके लिए फ़ायदे का बजट होगा। मगर मैं आपको ये बताने में बहुत मुझे भी निराशाजनक हो रही है कि छात्रों के लिए इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी तक पिछले बजट देख लो, जब से इनकी सरकार 2014 से, इन्होंने छात्रों के लिए कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं लाया जिससे कि उनके जो परिवार के लोग हैं, स्टूडेंट के जो फादर हैं, मदर हैं, उनको रिलीफ हो। हमेशा इन्होंने अपने कुछ चुनिंदाओं के फ़ायदा पहुंचाने वाला ही बजट लाया। आप देख सकते हैं कि बजट में शराब और खनिज को इन्होंने बढ़ाया है जिससे कि डायरेक्ट सरकार को फ़ायदा हो, ये बजट है। ये बात करते हैं किसान के ऊपर। मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं और इनसे सवाल भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने कौन से वर्ग के किसान को फ़ायदा पहुँचाया? क्या इन्होंने मक्का के किसान को फ़ायदा पहुँचाया? क्या इन्होंने धान के किसान को फ़ायदा पहुँचाया? कौन से वर्ग के किसान को? किसी को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया। ये बजट सिर्फ और सिर्फ इनके जो दोस्त हैं अडानी और अंबानी, उनके लिए ये बजट पेश किए हैं और ये उन्हीं के फ़ायदा पहुँचाने वाला बजट है। यहाँ पे क्या है आपके बजट को लेकर? आप भी उद्योग से जुड़े हुए हैं, क्या आप मानते हैं? मैं महेंद्र कुमार बागड़ोदिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ। जैसे बजट के विषय में अगर हमने कहा जाए
तो बजट बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट है। हमने थोड़ी आशा लगा के रखी थी कि इनकम टैक्स को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाएगा, और हम तो ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स जो हटा दिया जाए, टोटल भारत से ही इनकम टैक्स हटा दिया जाए। जब जीएसटी लगा रहे हैं तो जीएसटी में दोनों को फ़ायदा है, राष्ट्र को भी, भारत को भी उसमें जीएसटी के अंदर टैक्स मिल रहा है और राज्य सरकार को भी मिल रहा है, इसलिए जीएसटी ही सही है। अभी जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी साहब, उन्होंने भी बीच में एक दो कार्यक्रम किया संपत्ति के लिए टैक्स लगा के, उसके बाद उसको सरलीकरण अच्छा बना के उसको सही कर दिया है। और अभी दो तीन दिन बाद फिर छत्तीसगढ़ का बजट आएगा, उसमें मेरी उनसे बात हुई है, उसको वे अच्छी तरीके से करेंगे। जय हिंद, जय जवान। बजट पर ये प्रतिक्रिया थी तमाम उन लोगों की जो अलग अलग सेक्टरों से जुड़े हैं। कुछ वकीलों से भी हमने बातचीत की, कुछ इनकम टैक्स पे करने वालों से भी बातचीत की, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से भी बात की, और कुछ ऐसे आम नागरिक भी थे जिनसे हमने बातचीत की। सभी ने अपना पक्ष रखा। हालांकि सभी का एक मत था कि शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में और कुछ करने की ज़रूरत थी। बजट में कुछ ऐसे ऐलान किए जाने थे, और इनकम टैक्स पे को लेकर भी, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। लोगों का कहना था कि इस बार भी बदलाव किया जाना था। हालांकि कुछ लोगों ने बजट को सही भी करार दिया है। हालांकि पक्ष विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएँ आ रही है, लेकिन हमने आम लोगों से बात कर बजट पर प्रतिक्रिया ली है। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।